नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ब्रेक एकेडमी में और मेरा नाम है प्रज्ञान राय। आज हम देखेंगे हमारे सीरीज का दूसरा पैसेज जो बिजनेस के ऊपर है। ये पैसेज अगर आप देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है तो आपको कैट में बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम पैसेज का रीड पढ़ लेते हैं कि पैसेज कितना डिफिकल्ट वर्ड्स यूज कर रहा है, क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज कर रहा है, ये सब चेक करने के लिए साथ में हम लोग पैसेज का लेंथ भी देख लेंगे। सब्जेक्ट एरिया तो देख ही लिया है, बिजनेस के ऊपर है। दीज आर थ्रिलिंग डेज ऑफ बिहेवियरल रिसर्च। तो ये पैसेज बिहेवियरल रिसर्च के ऊपर है। एवरी वीक सीम्स to yield a new discovery about how bad people are at making decisions. So probably behavioral research थोड़ा psychology इसमें होगा। You would be amazed, I'm reading second para. You would be amazed to find how often we mislead ourselves regardless of how smart we think we are. अच्छा ठीक है, वर्ड्स तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पैसेज भी छोटा ही है, तो ये तो मुझे करना ही है। कैट में अगर आप एक्चुअल कैट में ये पैसेज आपके सामने आ जाए, तो ये पैसेज आपको करना ही है। वैसे ये हमारे मटेरियल में से लिया गया है, स्टडी ब्रेक एकेडमी के मटेरियल में से। Between the late 1930s and 1960s, Dictor became famous for transforming the fates of businesses such as Procter& and Gamble, Exxon, Chrysler, General Mills, and DuPont. Okay. Dictor's radical approach to goading shoppers, called motivational research, was considered so successful that he was even accused of threatening America's national well-being. अच्छा चलिए, इसका रीड काफी आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसका लेंथ भी कम है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे पढ़ने में। और इट्स अबाउट बिजनेस, तो बिजनेस के बारे में मैंने पढ़ रखा है। आई एम एक्चुअली गोइंग फॉर अ बिजनेस कोर्स, तो बिजनेस के बारे में मैंने पढ़ रखा है। तो आई वुड अटेम्प्ट दिस पैसेज। लेट अस क्विकली सी द क्वेश्चंस। The common instinct of man, described in the first paragraph, refutes which of the following basic economic ideas? तो बेसिक इकोनॉमिक आइडिया कोई होगा जिसको फर्स्ट पैराग्राफ का एक कॉमन इंस्टिंक्ट रेफ्यूट करता है, हमें वो देखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन काफी लंबा है। The straw man fallacy occurs when someone takes another person's argument or point, distorts it, and exaggerates it in some kind of extreme way, and then attacks the extreme distortion as if that is really the claim of the claim the first person is making. When the author says the sudden ubiquity of this research has rendered Homo economicus a straw man, he most likely means। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, फिर भी मुझे ये जब मैं पैसेज पढ़ूंगा तो मुझे ये याद रखना होगा कि होमो इकोनॉमिकस अ स्ट्रॉ मैन ये कहाँ पे लिखा है। अगर वो मिल जाए तो उसके आसपास पढ़ के आई थिंक वी शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। फिर भी ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। अगर कैट में मैं कर रहा होता तो प्रोबेबली ये क्वेश्चन मैं लास्ट में करता। What does the author most likely mean when he says Dictor saw human motivation as an iceberg? ओके, इसका मतलब तो हम लोगों को पता ही है, टिप ऑफ द आइसबर्ग हमने सुना है जो ईडीएम है। तो मोस्ट लाइकली उससे रिलेटेड कुछ होगा कि आइसबर्ग का टिप है ये ह्यूमन मोटिवेशन। अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिनको अटेंड करना जरूरी है। प्रोबेबली समथिंग लाइक दैट, ये मेरा अनुमान है। लेट अस सी पैसेज में क्या लिखा है। ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is the most likely reason for giving dictator the appellation? Appellation का मतलब होता है नाम या टाइटल, जनरली नाम। फ्रॉइड ऑफ द सुपरमार्केट एज। फ्रॉइड कौन है? सिगमंड फ्रॉइड इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट साइकोएनालिसिस्ट ऑफ ऑल टाइम। उन्होंने काफी सारी किताबें लिखी है, उनका एक कलेक्शन होता है 24 वॉल्यूम्स का, द कंप्लीट वर्क्स ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। सबसे फेमस जो उनका बुक है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ऐसे बहुत सारे बुक्स है, ये सबसे फेमस है। फ्रॉइड साइको एनालिसिस में जैसे एक मास्टर माने जाते हैं, जैसे एक गुरु, सबसे बड़े साइको एनालिसिस माने जाते हैं। शायद डिक्टर इस फील्ड में, बिहेवियरल रिसर्च के फील्ड में सबसे बड़े गुरु या सबसे बड़े मास्टर माने जाते होंगे। तो दैट इज व्हाट इट प्रोबेबली मीन्स। चलिए हम लोग पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। These are thrilling days for behavioral research. Every week seems to yield a new discovery about how bad people are at making decisions. Humans, it turns out, are impressionable, emotional, and irrational. We buy things we don't need, often at arbitrary prices and for silly reasons. Studies show that when a store plays soothing music, shoppers will linger for longer and often spend more. इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि आजकल आज के दिन में बिहेवियरल रिसर्च बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा रिसर्च अपॉन है। क्यों? क्योंकि नए नए डिस्कवरीज हर रोज हर वीक होते रहते हैं, और हर नया डिस्कवरी यही दिखाता है कि लोग कितने गलत तरीकों से डिसीजन लेते हैं, स्पेशली स्पेंडिंग डिसीजंस। लोग इम्प्रेशनेबल होते हैं, मतलब आप उनको आसानी से इम्प्रेस कर सकते हैं। इमोशनल होते हैं और इरेशनल होते हैं, मतलब एकदम ही इरेशनल रीजंस की वजह से चीजें खरीदते हैं, इमोशनली ड्रिवन चीजें खरीदते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है, एकदम बहुत ज्यादा आर्बिट्ररी प्राइसेस से, बहुत ही सिली रीजंस की वजह से चीजें खरीदते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है कि किसी शॉप में अगर सूदिंग म्यूजिक चल रहा है तो हम थोड़ी देर वहां ज्यादा रुक जाते हैं और ज्यादा स्पेंड कर लेते हैं। The sudden ubiquity of this research has rendered Homo economicus a straw man. तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। होमो इकोनॉमिकस कौन होता है? होमो इकोनॉमिकस वो होता है जिनको इकोनॉमिस्ट्स एक रैशनल इकोनॉमिक डिसीजन मेकर समझते हैं। इकोनॉमिस्ट बहुत बार ये हाइपोथेसिस ले लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स अपने फायदे के लिए रैशनली डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। जो आदमी, जो इमेजिनरी आदमी ये करता है, उनको हम होमो इकोनॉमिकस बोलते हैं। नाउ यहाँ पे क्या बोल रहा है? यूबिक्विटी का मतलब है कॉमन बन जाना, या फिर वर्ल्ड वाइड हर जगह पे अवेलेबल है ऐसे बन जाना। तो ये जो बिहेवियरल रिसर्च है, ये इतना ज्यादा कॉमन बन चुका है वर्ल्ड में कि होमो इकोनॉमिकस ही स्ट्रॉ मैन बन चुका है। अब स्ट्रॉ मैन कौन है? हमने क्वेश्चन में पढ़ा था। स्ट्रॉ मैन एक ऐसा इंसान है जो आप अगर कुछ बोल रहे हैं उसका एक एग्जैजरेटेड वर्जन ले लेगा, और लेके उस एग्जैजरेटेड वर्जन के ऊपर आर्ग्यूमेंट करना शुरू करेगा, आपके ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट के ऊपर नहीं। जैसे सोचिए एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, तो गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को बोला कि डार्लिंग, क्या तुम मुझे ये नेकलेस का सेट खरीद दोगे मेरे बर्थडे पे? तो बॉयफ्रेंड ने बोला, इस साल मेरे पास पैसे नहीं है, अगले साल पैसे आ जाएंगे तो अगले साल मैं जरूर खरीद के दूंगा। तो गर्लफ्रेंड ने बोला, इसका मतलब है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। पहले तुम मुझसे प्यार करते थे, अभी नहीं करते। अगर करते, तुम कैसे भी करके मुझे वो नेकलेस का सेट खरीद के देते। तुम मुझे नेकलेस का सेट नहीं खरीद के दे रहे हो, मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो मुझे बताओ, तुम्हारी जिंदगी में और कौन है? और कोई है तुम्हारी जिंदगी में? मुझसे तुम क्यों नहीं प्यार करते मुझे? तो आप सोचिए, ये गर्लफ्रेंड जो है, ये एक स्ट्रॉमैन बन जाती है। स्ट्रॉमैन इसलिए बन जाती है क्योंकि इन्होंने बॉयफ्रेंड का एक सीधा सा आर्ग्यूमेंट कि इस साल मेरे पास पैसा नहीं है, नेक्स्ट साल खरीद के दूंगा, इसको एग्जैजरेट कर दिया। इसका मतलब है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। दिस इज अ स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट। तो होमो इकोनॉमिकस को स्ट्रॉमैन बना देता है। मतलब होमो इकोनॉमिकस जो है, रैशनल ह्यूमन डिसीजन मेकर, इकोनॉमिक डिसीजन मेकर, उसको एक रेयर फेनोमेनन बना जाता है, उसको एक एग्जैजरेटेड फेनोमेनन बना देता है। ये बोलना चाहते हैं ऑथर यहाँ पे कि ये बिहेवियरल रिसर्च इतना ज्यादा हो रहा है आज के दिन में, हर जगह हो रहा है दुनिया में, और इतने सारे प्रूफ मिल रहे हैं कि हमें कि लोग बहुत ही फूलिशली डिसीजन लेते हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं, कि होमो इकोनॉमिकस एक एग्जैजरेटेड चीज और एक रेयर चीज बनता जा रहा है। Yet such observations are not new. Analysts have been studying modern man's dumb instincts for ages. Sigmund Freud argued that people are governed by irrational, unconscious urges over a century ago. And in America in the 1930s, another Viennese psychologist named Ernest Dichter spun this insight into $1 million business. His genius was in seeing the opportunity that irrational buying offered for smart selling. ये पैराग्राफ, ये जो सेकंड पार्ट है इस पैराग्राफ का, इसका मतलब है कि ये ऑब्जर्वेशंस जो है कि लोग बहुत ही इरेशनली, इमोशनली डिसीजन लेते हैं, स्पेंडिंग डिसीजंस लेते हैं, ये नया नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन बहुत दिनों से चल रहा है। सिगमंड फ्रॉइड ने तो ये बोला ही था कि पीपल आर गवर्न्ड बाय इरेशनल अनकॉन्शियस अर्जेस, एक 100 साल पहले बोला था। 1930s में अर्नेस्ट डिक्टर ने तो इस पूरे फेनोमेनन को एक बिजनेस बना लिया था, $1 million बिजनेस बना लिया था। उन्होंने बोला था कि अगर लोग इरेशनली चीजें खरीदते हैं तो हमें स्मार्टली चीजें बेचनी चाहिए। उनके इमोशंस को, उनके इम्प्रेशंस को, उनके दिमाग से खेल के हमें चीजें बेचनी चाहिए। ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये है उन्हीं के बारे में, डिक्टर के बारे में, कि उन्होंने क्या बोला है या उनके अगेंस्ट में क्या बोला गया है। You would be amazed to find how often we mislead ourselves, regardless of how smart we think we are, when we attempt to explain why we are behaving the way we do, Dichter observed in 1960 in his book, The Strategy of Desire. तो स्ट्रैटेजी ऑफ डिजायर बुक में डिक्टर ने ये बोला कि जब हम अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कोई हमें पूछता है कि ये तुमने क्यों खरीदा,
ये तो तुम्हारे कोई काम का भी नहीं आएगा, तुम रख ही दोगे इस चीज को, कर ही रखिए। तब जब हम अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो अपने आप को कितना भी स्मार्ट समझ ले या स्मार्टली बात करें, हम अपने आप को मिसलीड करते हैं। ठीक है। He held that marketplace decisions are driven by emotions and subconscious whims and fears, and often have little to do with the product itself. मतलब उन्होंने बोला कि मार्केट प्लेस डिसीजंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रिवन होते हैं, और हमारे सबकॉन्शियस में जो विम्स, मतलब हमारे जो डिजायर्स होते हैं, साइलेंट डिजायर्स होते हैं, या फिर जो डर होते हैं, उन्हीं की वजह से हम चीजें खरीदते हैं। प्रोडक्ट इटसेल्फ ये मुझे कितना यूटिलिटी देगा या कितना वैल्यू देगा, उस वो बहुत ज्यादा कम इफेक्ट करता है। ट्रेंड एज a psychoanalysis, Dictus saw human motivation as an iceberg. इसका एक क्वेश्चन है हमारा। देखिए, आइसबर्ग का एग्जाम्पल, आइसबर्ग का एनालॉजी जनरली क्यों दिया जाता है? आइसबर्ग एक ऐसी चीज होती है जिनका टिप जो होता है वो बहुत ज्यादा पानी के ऊपर नहीं होता, थोड़ा सा ही पानी के ऊपर होता है, और बाकी पूरा बॉडी पानी के अंदर होता है। ठीक है, तो हमें जो दिखता है उससे काफी बड़ा एक चीज आइसबर्ग होता है, और काफी ज्यादा इम्पैक्ट वो डाल सकता है। टाइटैनिक के बारे में आपने सुना होगा। What people actually spend their money on, in most instances, are psychological differences, illusory brand images, he explained. At a time when national companies were aggressively jockeying for position among Americans, a suddenly cash happy and acquisitive bunch, Dictor promised a way to influence consumers' brains. If shopping was an emotional minefield, then strategic marketing would be a gold mine for companies. तो डिक्टर के बारे में ही ये पैराग्राफ है। उन्होंने बोला कि लोग साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस और इल्यूशरी ब्रांड इमेजेस की वजह से चीजें खरीदते हैं। ऐसे टाइम पे जब अमेरिकन्स थोड़े कैश हैप्पी एक्विजिटिव बंच, मतलब वो चीजें एक्वायर करना चाहते हैं, इस पोजीशन में आ गए, डिक्टर ने एक ऐसा ऐसा स्ट्रैटेजी निकाला कंज्यूमर्स के ब्रेन्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। उन्होंने बोला कि अगर शॉपिंग इमोशनल माइनफील्ड ही है, अगर इमोशनल लोग चीजें खरीदते हैं, तो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग एक गोल्ड माइन हो सकता है कंपनीज के लिए। मतलब वो इमोशनली अगर ड्रिवन करे लोगों को, ड्राइव करे लोगों को, तो बहुत ज्यादा बिजनेस कमा सकते हैं। नेक्स्ट पैरा। Between the late 1930s and 1960s, Dichter became famous for transforming the fates of businesses such as Procter and Gamble, Exxon, Chrysler, General Mills, and DuPont. His insight changed the way hundreds of products were sold, from cars to cake mix. He pioneered research techniques such as the focus group, understood the power of the word of mouth persuasion, and earned startling fees for his theories. By the late 1950s, his global business reached an annual turnover of $1 million, आज के दिन में $8 million, and he enjoyed a reputation as the Freud of the supermarket age. इस पैराग्राफ का क्या मतलब है? ये पैराग्राफ बताता है कि डिक्टर कितने सक्सेसफुल थे। 1930 से 60 के बीच में उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स को अपने इनसाइट से उनका बिजनेस बढ़ा दिया था। एक फोकस ग्रुप टाइप का टेक्निक उन्होंने पायोनियर किया था। ठीक है। और बहुत सारे स्ट्रेटजीज जैसे वर्ड ऑफ माउथ परsuasion, ये सब चीजें उन्होंने बनाई थी, और बहुत ज्यादा फीस कमाया था। और इस बिजनेस को उन्होंने एक $1 million बिजनेस उस टाइम पे, मतलब आज के दिन में $8 million का बिजनेस बना दिया था। और फ्रॉइड ऑफ द सुपरमार्केट एज का मतलब है, फ्रॉइड जैसे अपने फील्ड में, अपने एरिया में, साइको एनालिसिस में नंबर वन माने जाते हैं। डिक्टर भी वैसे अपने फील्ड में बिहेवियरल रिसर्च, इस तरह के कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट करने का जो टेक्निक है, जो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग है, उस फील्ड में वो नंबर वन माने जाते थे। तो ये है, या इसका एक क्वेश्चन है हमारा, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। Richter's radical approach to goading shoppers, called motivational research, was considered so successful that he was even accused of threatening America's well-being. Americans have become the most manipulated people outside the Iron Curtain, complained Vance Packard, a sociologist and virulent critic, in his 1957 book, The Hidden Persuader. डिक्टर का जो अप्रोच था, ये रेडिकल अप्रोच था, जिसको हम मोटिवेशन रिसर्च बुलाते हैं, ये इतना सक्सेसफुल था कि लोगों ने ये बोलना शुरू किया कि ये अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट को, ये नेशनल वेलबींग को ये हार्म कर रहा है, ये थ्रेटन कर रहा है। वैंस पैकार्ड जो एक सोशियोलॉजिस्ट है, बहुत बड़े क्रिटिक है ये डिक्टर के, तो उन्होंने बोला था कि अमेरिकन्स हैव बिकम द मोस्ट मैनिपुलेटेड पीपल आउटसाइड द आयरन कर्टन। क्या है आयरन कर्टन? इज द लाइन, इमेजिनरी लाइन बिटवीन द कम्युनिस्ट वर्ल्ड एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड, द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। तो वो बोल रहा है कि आयरन कर्टन के अंदर छोड़ो, वो लोग तो मैनिपुलेटेड है ही, कम्युनिज्म मैनिपुलेट करता है, कम्युनिस्ट मैनिपुलेट करते हैं।
इस साइड में अमेरिकन, मतलब जो कैपिटलिस्ट साइड है, वेस्टर्न साइड है, उस साइड में अमेरिकन सबसे ज्यादा मैनिपुलेटेड बन गए हैं। ठीक है। Even so, Dictator's fame waned long before he died in 1991. He spent his later years as a discarded guru in Peekskill, New York, scribbling the occasional book about management or motivation. तो 1991 में वो गुजर गए, लेकिन उससे पहले ही उनका रेपुटेशन खराब हो गया था। रेपुटेशन थोड़ा कम, वेन हो गया, खराब नहीं हुआ था, वेन हो गया था। और जो लास्ट ईयर से अपने लाइफ के उन्होंने एक डिस्कार्डेड गुरु जैसे स्पेंड किया। क्यों? मीडिया रिसर्च मूव्ड ऑन, हिज नेम हैज लार्जली बीन फॉरगॉटन। मीडिया रिसर्च आगे बढ़ चुका था और उनका नाम लोग भूल चुके थे। Yet many of his ideas about the role of the unconscious in sales are now back in fashion. उनके उनके बारे में लोग भूल गए हैं, लेकिन उनके काफी सारे आइडियाज अभी फैशन में वापस आ गए हैं एकदम। सेल्स का जो अनकॉन्शियस पार्ट है सेल्स का, उसमें वो रिसर्च अभी दोबारा चालू हो गया है। तो ये है आपका पैसेज। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक्सेप्ट वो स्ट्रॉमैन वाला जो फैक्टर है। अगर आपको होमो इकोनॉमिकस या स्ट्रॉमैन का मतलब पता नहीं है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन बाकी तो इजी है। लेट अस सी। The common instinct of man, described in the first paragraph, refutes which of the following basic economic ideas? Common instinct of man क्या बताया गया है फर्स्ट पैराग्राफ में? फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि humans are impressionable, emotional and irrational. We buy things we don't need, often at arbitrary prices and for silly reasons. ये एक ubiquitous ऑब्जर्वेशन बताया गया है, ये एक कॉमन इंस्टिंक्ट बताया गया है ह्यूमन बींग्स का। वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो इस चीज को रिफ्यूट करता है, इस चीज के अपोजिशन में जाता है। इफ कस्टमर्स इन गुड मूड दे आर मोर ससेप्टेबल टू परसुएशन। ये तो एग्जांपल दिया हुआ है, अगर म्यूजिक अच्छा चल रहा है तो लोग थोड़ी देर और रुक जाते हैं। तो ए सपोर्ट्स दिस आइडिया, ये कॉमन इंस्टिंक्ट है। बी देखिए, प्राइस टेंड्स टू इंडिकेट द वैल्यू ऑफ थिंग्स नॉट द अदर वे अराउंड। ये तो गलत है। रादर वो बोल रहा है कि हम लोग आर्बिट्ररी प्राइसेस में ही चीजें खरीद लेते हैं अगर वो इमोशनली हमें ड्राइव कर पाते हैं। ठीक है, सिली रीजंस की वजह से। तो ये बोलना कि प्राइस टेंड्स टू इंडिकेट द वैल्यू ऑफ थिंग्स, ये गलत है। द वैल्यू ऑफ थिंग्स इज इंडिकेटेड बाय हाउ impressive it is, how much it drives your emotions. Okay, ये वाला। तो मोस्ट लाइकली बी इसके अगेंस्ट है। People who generally think they are economically smart are actually not। ये भी एक्चुअली बोला ही गया है यहाँ पे। इन्होंने एक्चुअली बोला है, इस बुक में उन्होंने बोला है कि you would be amazed to find how often we mislead ourselves, second paragraph में, regardless of how smart we think we are when we attempt to explain why we are behaving the way we do। मतलब people who generally think that they are very smart economically are actually not। वो सोचते हैं कि वो स्मार्ट है, लेकिन एक्चुअली वो बहुत ज्यादा अपने आप को मिसलीड करते हैं। सी भी इस चीज को सपोर्ट करता है। मेनी पीपल विल स्पेंड अ वैल्यूएबल टाइम टू गेट समथिंग फ्री। ये भी एक एक ऐसा ही आर्ग्यूमेंट है कि अगर कोई चीज फ्री मिल रहा है, चलिए आप थोड़ा देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे तो ये चीज आपको, मतलब वो टाइम में वो एडवर्टाइज कर रहा है दूसरे चीजों का, आपको बाद में एक चीज फ्री दे रहा है। तो मेनी पीपल विल स्पेंड देयर वैल्यूएबल टाइम टू गेट समथिंग फ्री, दो ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ठीक है, आपका टाइम ज्यादा वैल्यूएबल है या वो फ्री चीज ज्यादा वैल्यूएबल है, वो आप नहीं सोचेंगे, आप स्पेंड कर देंगे टाइम। ये दो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन कॉमन इंस्टिंक्ट को सपोर्ट ही करता है कि हम लोग रैशनल डिसीजन नहीं लेते हैं। बी जो है डायरेक्टली अपोज करता है इस चीज को कि कॉमन इंस्टिंक्ट ऑफ मैन इज टू टेक इरेशनल एंड आर्बिट्ररी डिसीजंस। प्राइस टेंड्स टू इंडिकेट द वैल्यू ऑफ थिंग्स नहीं है। Emotions, whims and fears tend to indicate the value of things. So B is the statement that refutes the common instinct of man described in paragraph 1. चलिए next question देखते हैं जो straw man के ऊपर है। The straw man fallacy occurs when someone takes another person's argument or point, distorts it, or exaggerates it in some kind of extreme way, and then attacks the extreme distortion as if that is really the claim the first person is making। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का एग्जांपल देखें। जब ऑथर बोल रहा है, when the author says the sudden ubiquity of this research has rendered homo economicus a straw man, he most likely means, ये तो हमने डिस्कस किया है कि जब इरेशनल या फिर आर्बिट्री स्पेंडिंग एक रेगुलर ऑब्जर्वेशन बन जाता है, तो होमो इकोनॉमिकस जो रैशनली थिंकिंग इकोनॉमिक पर्सन है,
उसको आप चीजों का बेसिस नहीं ले पाएंगे, उसको आप हाइपोथेसिस नहीं ले पाएंगे कि जनरली लोग होमो इकोनॉमिकस है, जनरली लोग होमो इरेशनल है, होमो इकोनॉमिकस नहीं है, ठीक है, इरेशनलिस्ट है. Okay, let us see. Economic theories based on basic economic principles are increasingly becoming ineffective in the real world. No, इसके बारे में नहीं है. It's about Homo economicus. The capricious nature of human spending is an underlying fallacy in the foundational theories of economics. Capricious nature नहीं, the rational nature of human spending is a fallacy. जो लगता है इस passage से. When the whimsical spending becomes a regular observation, rational economic thinking cannot be taken as the basis of economic principle. तो सी आपका बहुत बहुत ही लाउड वे से सी आपका आंसर है कि इकोनॉमिक whimsical स्पेंडिंग जब रेगुलर ऑब्जर्वेशन बन जाता है तो रैशनल है ह्यूमन डिसीजन, वो आप बेसिस नहीं ले सकते, इरेशनली है. The fact that human beings have been of mercurial nature, mercurial मतलब whimsical, मतलब जो एक बार अभी सोचता है दूसरा कुछ सोचता है थोड़ी देर में, is not a recent phenomenon but an ancient one. ये भी सही है क्योंकि इन्होंने ये बोला है ये सच ऑब्जर्वेशंस आर नॉट न्यू, लेकिन ये इस सेंटेंस का मतलब नहीं है कि ये होमो इकोनॉमिकस अभी स्ट्रॉमैन बन चुका है, उसका आर्गुमेंट नहीं है ये. तो सी इज द is the only answer that you can give in this case. So C is your answer. What does the author most likely mean when he says dictators saw human motivation as an iceberg? ये तो हमने डिस्कस कर लिया है. उन्होंने ये बोला है कि ह्यूमन मोटिवेशन को अगर आप बाहर से आउटसाइड से ऑब्जर्व करेंगे तो वो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, वो थोड़ा ही दिखेगा आपको, एक्चुअली बहुत बड़ा चीज अंदर है. इसी के ऊपर कुछ होना चाहिए. लेट अस सी. यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट doesn't play any significant role in the buyer's decision to buy it, even at exorbitant prices. ये तो सही है, लाइक ऑलमोस्ट सही है, लेकिन ये इस चीज का मतलब नहीं है, आइसबर्ग वाले आर्ग्यूमेंट का मतलब नहीं है. The behavioral research done to understand mercurial human buying cannot be based on an established economic theory. ये तो unrelated है. If one understands the underlying principle of human buying, then one can influence it to a great extent. C हो सकता है कि अगर आपने आइसबर्ग के नीचे वाला जो पार्ट है, जो बड़ा वाला एक्चुअल आइसबर्ग है, उसको देख लिया तो आप उस आइसबर्ग को अवॉइड कर सकते हैं या फिर उस आइसबर्ग के बारे में डिसीजन ले सकते हैं. ये प्रॉब्ली एक आउटकम है इस चीज का. अगर डिक्टर ने ह्यूमन मोटिवेशन को आइसबर्ग जैसे देखा था तो इसका एक आउटकम होगा ये कि अगर आपने अंडरलाइंग प्रिंसिपल समझ लिया ह्यूमन बाइंग का तो आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, जो एक्चुअली डिक्टर ने किया. डी देखिए. Most of what even experts or the buyers themselves know of human buying motivation is hidden and one can only see that. तो D is a better answer than C. भी गलत नहीं है, लेकिन D is a better answer. Actually इस चीज को explain करता है कि dictators saw human motivation as an outberg, as an iceberg का मतलब है कि इवन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बायर्स है, वो खुद भी अपने मोटिवेशन के बारे में थोड़ा सा ही जानते हैं, टिप ही जानते हैं, वो एक्चुअली जो हिडन पार्ट है वो नहीं जानते. तो वो है आइसबर्ग का एनालॉजी. सो डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following is the most likely reason for giving Dichter the appellation Freud of the supermarket age? ये तो हमने देखा है. Freud of the supermarket age इसलिए बोला गया है कि डिक्टर अपने फील्ड में फ्रॉयड जैसे ही फेमस थे, फ्रॉयड जैसे ही गुरु थे. Most of the works of Dichter on behavioral research has had as long shelf lives as the works of Freud on psychoanalytic research. ये बुक्स के बारे में बोला है कि उन्होंने बोला है कि फ्रॉइड ने जो बुक्स लिखे हैं वो जितने दिनों तक अब शेल्फ में थे, मतलब जितने दिनों तक सेल किए गए थे, डिक्टर के बुक्स भी उतने दिनों तक सेल किया गया है. Like Freud, while Dichter may have appeared, his deeper meanings persist. May have disappeared, his deeper meanings persist, sometimes to the bewilderment of those who debate them. Okay. In just a few years, Dichter turned his research expertise into a global business similar to, no, Freud ने ऐसा कुछ नहीं किया था. बिजनेस बना लेना, ये हम फ्रॉइड के बारे में नहीं जानते.
Similar to the pioneering work of Freud in psychoanalytic research, Dichter's work in behavioral research is also pioneering. So D is the best answer to this question. फ्रॉइड को जैसे साइकोएनालिटिक रिसर्च में पायोनियर माना जाता है, वैसे ही बिहेवियरल रिसर्च में डिक्टर को पायोनियर माना जाता है. So D is the best answer for this question.